हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उर्दू अदब में वो नावल है। और ये लेवल 1 टू 5 के लिए और लेवल 2 6 टू 8 के लिए 6 टू 8 के लिए दोनों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप बात करें अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, चाहे 9-10 का सिलेबस हो, 11-12 का हो, या बी ऑनर्स लेवल का हो, या फिर पीजी का हो, हर सिलेबस में नावल का ज़िक्र होना लाज़मी है। और इसलिए मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें कि नावल आपके सिलेबस में है नहीं, ये नावल है या नहीं है। तो नावल को तो होना ही है आपके सिलेबस में, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स तो नावल के बारे में जानेंगे। और तो नावल के किन पॉइंट्स पर हम लोग पहले ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नावल की पैदाइश कैसे हुई। अदब में जो नसरी किस्से बयान किए थे, दास्तान बयान किए जाते थे, वो किस तरह वजूद में आई, और फिर उसी के कोख से नावल कैसे निकली, नावल की इर्तका कैसे हुई, और उसके बाद जो है नावल के एजाए तरकीबी क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सारे चीज़ों पे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आप इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे, पूरा वीडियो अगर देख लेंगे, तो ज़रूर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो आप ज़रूर उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी ताख़ीर के आइए चलते हैं इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नावल की पैदाइश कैसे हुई। पता है कि किस्सा सुनना और सुनाना इंसान की फितरत में दाखिल है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो दादी नानी हम लोग को किस्से सुनाया करती थी, और अब भी बच्चों को सुनाया जाता है। लेकिन अब थोड़ा शक्ल जो है वो बदलने लगा है कि बच्चे अब मोबाइल से, कंप्यूटर, लैपटॉप से या फिर टीवी से भी किस्से कहानी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो दादी और नानी ही सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी, और सिर्फ सुना जा सकता था, देखा नहीं जा सकता था। तो किस्सा सुनना और सुनाना इंसान के फितरत में दाखिल है, और जब उसे फुर्सत थी तो ऐसे किस्से पसंद करता था जो जल्दी ख़त्म ना हो। तो ऐसे वक्त में क्या होता था कि बड़े लोग भी जो उम्र में ज़्यादा थे, वो भी फुर्सत में क्या करते थे, कोई एक ऐसा इंसान जो दास्तान जानता हो, वो कहानी सुनाता था, दास्तान सुनाता था, और बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा होकर उसका लुत्फ़ लेते थे, जिनमें ख्याली दुनिया की बातें होती थी, जिनमें जिनों, परियों, देयों या फिर बादशाहों और शहजादों और शहजादियों का जिक्र होता था। ये बिल्कुल जो रियल लाइफ है, इससे बिल्कुल अलग की दुनिया होती थी। और इससे क्या होता था, इंसान के ज़हन को सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी। ऐसे तख़य्युल में जीकर तख़य्युल को खूब सैर करने का मौका मिलता था। ऐसे किस्से दास्तान कहलाते हैं, और शायद दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं। दास्तान की एक पहचान है। तो अदब में सबसे पहले जो वजूद में आई, वो क्या वजूद में आई, दास्तान वजूद में आई। दास्तान की एक पहचान तो ये है, वो बहुत तवील होती है, आसानी से ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बात में बात निकलती चली आती है। और दूसरे, इसमें हमारी असली दुनिया की नहीं बल्कि ख़याली दुनिया, नाकाबिले यकीन बातें होती थी, बिल्कुल माफ़ौकुल फितरत जिसको कहते हैं, जो हमारे जहन से बिल्कुल परे हो। मसलन ऐसे दियो जो शहजादे को माँ पलंग के साथ उठा ले जाएं, ऐसा सुरमा जो आँख में लगा दे तो ज़मीन में गड़े खजाने नज़र आने लगे, ऐसी जादुई टोपी कि ओढ़ ले तो किसी के दिखाई ना दे। ये बातें वो हैं जो खिलाफ फितरत हैं और अकल में नहीं आती है। इसी दास्तान की कोख से नावल का जन्म हुआ। अब देखिए, नावल का जन्म भी यहीं से हुआ, इसी दास्तान से हुआ। तो इसी दास्तान की कोख से नावल का जन्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका है कि इसी दास्तान की कोख से नावल का जन्म हुआ यूँ कि जब ज़माने का वर्क पलटा और इंसान समझदार हो गया, तो उसे ख्याल आया कि इन हवाई और फ़र्ज़ी बातों से क्या फ़ायदा, क्योंकि इन हवाई और फ़र्ज़ी बातों से जो उसके ज़िंदगी से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल परे था, उससे उसकी असली जो ज़िंदगी थी, हकीकी ज़िंदगी थी, उसमें किसी तरह का एक्सपीरियंस या किसी तरह की मदद नहीं मिलती थी, ये बिल्कुल अलग था। तो उसे ऐसा लगा कि अगर ऐसी दास्तान हो, ऐसी कहानी हो जिसमें हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हो, हमारे ज़िंदगी में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, ऐसी चीज़ें उस दास्तान में हो, तो क्या होगा कि हमारी जो असली ज़िंदगी है उसमें मदद मिलेगी, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ऐसे किस्से सुने और सुनाए जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, ताकि असली दुनिया को समझने में क्या हो, मदद मिले। और फुर्सत कम है, इसलिए गैर ज़रूरी तवालत को भी ताक में रखो, मतलब छोटी कहानियाँ, उसको छोटी कहानियाँ चाहिए, छोटी दास्तान चाहिए। तो नावल इस तरह वजूद में आई।
फ़ौक फितरत अनासिर जो बिल्कुल ज़हन के परे था से खारिज हुए और किस्से की लंबाई भी कम हो गई तो नावल वजूद में आई। नावल क्या है? नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। अब देखिए, दास्तान में हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र नहीं आता है, लेकिन नावल में हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। यह ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरजुएं झलकती है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती है और हम इन पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। नावल यहाँ पर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नावल क्या है? ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। नावल अब कहाँ से, नावल जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया? नावल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, देख लेंगे कि नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू का है, अरबी का है, इतालवी का है या अंग्रेज़ी का है? आप फटाफट लगा देंगे क्या है? अंग्रेज़ी का है। NOVL नावल होता है तो अंग्रेज़ी का है भाई, अंग्रेज़ी में नावल बोलते हैं। तो नावल याद रखेंगे ये अंग्रेज़ी का नहीं है, ये अंग्रेज़ी का नहीं है, अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। और कहाँ से आया? अतालवी ज़बान में एक लफ्ज़ है नावेला। क्या है? नावेला। इसी से क्या बना? नावल। और नावेला के मानी क्या होता है? नया। नावेला के मानी क्या होता है? नया। ये नाम इसलिए रखा गया था कि नावल एक नई चीज़ थी। इससे पहले वजूद में क्या थी? दास्तान। और दास्तान के कोख से क्या निकली? नावल। तो ये नावल क्या हुआ? नई चीज़ हुई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नावेला से नावल पड़ा। नावेला का मीन मतलब नया। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। अब सवाल उठता है कि नावल उर्दू में कहाँ से आया? क्या इतालवी ज़ुबान में पहले आया तो इतालवी ज़ुबान से डायरेक्ट आ गया? नहीं। उर्दू अदब में अगर नावल की बात करें तो अंग्रेज़ी अदब से आया। अंग्रेज़ी अदब में नावल लिखी जाती तो उसके रास्ते से उर्दू ज़बान तक आया। हमारे अहले कलम ने अंग्रेज़ी नावल देखे और पसंद किए तो दास्तान को तज दिया और इसकी जगह नावल को अपना लिया। तो दास्तान पहले उर्दू में लिखी जाती थी, अब दास्तान को धीरे धीरे छोड़ा और या फिर दास्तान के साथ साथ नावल भी लिखे जाने लगे। नावल के एजाज़ तरकीबी पर अगर बात करें, अब अगला सवाल यह है कि नावल के एजाज़ तरकीबी क्या क्या हैं, यानी वो चीज़ें क्या हैं जिनका नावल में पाया जाना ज़रूरी है। एजाज़ तरकीबी क्या हुआ? ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हो। तो नावल के एजाज़ तरकीबी जो नावल में होना ज़रूरी है। फ़नी एतबार से नावल के लिए 6 चीज़ें दरकार है। फ़नी एतबार से नावल के लिए कितनी चीज़ें दरकार है? 6 चीज़ें दरकार है। सबसे पहला क्या दरकार है? किस्सा होना चाहिए, उसके बाद प्लॉट भी होना चाहिए, किरदार निगारी होना चाहिए, मकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ताए नज़र। किस्सा क्या है? नावल की बुनियाद किसी न किसी वाक़ये, किसी न किसी किस्से पर हुई होती है। कोई किस्सा तो कहा जाता है नावल में। जदीद दौर में किस्से से बगावत की गई और कहा गया कि नावल के लिए किस्से का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नावल के लिए भी किस्से का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। नावल के लिए किस्से का होना ज़रूरी है, ये बात याद रखेंगे। नावल में किस्सा ना हो तो उसमें दिलचस्पी ही नहीं रहेगी। नावल वजूद में ही इसी तरह आता है कि कोई किस्सा, कोई वाक़या वजूद में आया और उसे लिख दिया गया। जो नावल पढ़ता है उसकी सारी तवज्जो उस पर रहती है, क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। प्लॉट की अगर बात करें तो नावल में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते रहते हैं जिन्हें नावल निगार सलीके से एक लड़ी में पिरोता है और वाक़यात की इसी लड़ी का नाम क्या है? प्लॉट है। वाक़यात की तरतीब बहुत बेऐब होनी चाहिए, यानी एक के बाद जब दूसरा वाक़या पेश आए तो अकल तस्लीम करे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अकल तस्लीम नहीं करे, जहन से परे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका नाम मंतकी तरतीब है। इसका नाम क्या है? मंतकी तरतीब। और ऐसे ही प्लॉट को मरबूत प्लॉट कहते हैं। ऐसे प्लॉट को क्या कहते हैं? मरबूत प्लॉट। ऐसा ना हो तो प्लॉट गैर मरबूत या ढीला ढाला कहलाएगा, और गैर मरबूत जब प्लॉट होगा तो नावल में वो दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकेगी। उमराव जान अदा नावल का प्लॉट गठा हुआ और मरबूत है। उमराव जान अदा अगर आप पढ़े हैं या फिर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बार जब आप नावल शुरू करते हैं उमराव जान अदा, तो फिर जब तक ख़त्म ना हो जाए आप उसको छोड़ने का मन नहीं बनाएंगे। आपको लगेगा किस तरह पूरे पढ़ के ही छोड़ा जाए। प्लॉट या तो सादा होता है, यानी इसमें एक किस्सा होता है, या मुरक्कब होता है, यानी इसमें 2 किस्से या 2 से ज़्यादा किस्से भी एक साथ चलते हैं। मुरक्कब प्लॉट को निभा लेना किसी अच्छे फ़नकार के ही बस का है। जब एक किस्सा तो कोई
छोटा जो है फ़नकार का भी कर सकता है, लेकिन मुरक्कब जब एक के बाद दो या दो से अधिक किस्से एक साथ आ रहे हैं तो उसको चलाना कोई आसान काम नहीं है, बड़े फ़नकार का काम है, एक अच्छे फ़नकार का काम है। उमराव जान अदा में 2 किस्से साथ साथ चलते हैं, एक अमीरन का और एक दूसरा कौन है, रामदई का। एक दूसरा कौन है, 2 किस्से चलते हैं, अमीरन का और दूसरा रामदई का। किरदार निगारी की अगर बात करें, नावल में मुसलसल अमल होता है, यानी वाक़यात पेश आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मुकालमा निगारी की बात करें तो किरदार निगारी के बाद जैसे उमराव जान अदा की बात करें तो उमराव जान अदा में सब जो किरदार है अमीरन जो है बाद में उसका नाम क्या पड़ता है, उमराव जान पड़ता है, उमराव जान अदा। मौलवी नज़ीर अहमद के किरदार जिसमें कलीम है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा के किरदार उमराव जान अदा और गौहर मिर्ज़ा, प्रेमचंद के अमरकांत, ये सारे किरदार जीते जागते नावल के किरदार हैं। तो नावल में किरदार का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किरदार के ज़रिए ही वाक़यात रुनुमा होते हैं और मुकालमा भी किरदार से ही निकलता है। किरदार जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो क्या हो गया, मुकालमा वहाँ से आता है, और वाक़यात भी किरदार के ज़रिए ही रुनुमा होता है। तो किरदार का होना भी ज़रूरी है। मुकालमा निगारी, इसी तरह मुकालमा निगारी भी बड़े ही साफ़ और दिलचस्प लफ्ज़ों में होना चाहिए। किरदार के ज़रिए जो आप मुकालमा करवा रहे हैं, तो किरदार को जानने और समझने का सबसे अच्छा ज़रिया क्या है, वो बातचीत है जो किरदार आपस में करते हैं। अब कहानी तो आपकी अच्छी है, लेकिन अगर मुकालमा अच्छा नहीं है तो फिर नावल में वो दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बात करने का जो सलीका होता है उसमें क्या अट्रैक्शन होता है और आप उसकी तरफ खिंचते हैं। चलिए, तो आपका ये भी हो गया मुकालमा निगारी। अब आते हैं मंजर कशी पे। कामयाब मंजर कशी नावल को पुरतासीर बना देती है। मतलब यह है कि किसी मुकाम का जिक्र किया जा रहा है या कोई वाक़या बयान किया जा रहा है तो फ़नकार उसकी तस्वीर कशी कर दे और पढ़ने वाले को मालूम हो कि वह खुद उस जगह मौजूद है और सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा है। गोया मंजर निगारी पस मंज़र का ही एक हिस्सा है। मंजर कशी के नुक्ताए नज़र से उमराव जान अदा एक कामयाब नावल है। अब लास्ट में जो इसका है नुक्ताए नज़र, हर फ़नकार का अपना नुक्ताए नज़र होता है और इसकी तख्लीक में कारफरमा रहता है, लेकिन किसी नावल में नुक्ताए नज़र बहुत वाज़ेह और नुमाया हो जाए तो नावल के हुस्न में कमी आ जाती है। तो नुक्ताए नज़र बिल्कुल नुमाया नहीं होना चाहिए, वो पोशीदा रहना चाहिए, ताकि जो नावल निगार है उसको पोशीदा रख के वो अपने नुक्ताए नज़र को लास्ट तक, नावल के लास्ट तक आपको पता चले और वो आप जान सकें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक नावल। आई होप कि नावल से रिलेटेड जो भी तारुफ़ है, जाए तरकीबी है, इर्तका है, ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। और अब नावल जो शुरुआती दौर है नावल का, उसमें किन किन राइटर का रहा, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।